वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई में साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था और फिजिक्स के काफ़ी चैप्टर हम लोग पढ़ भी चुके हों। अभी लास्ट में हमने जो किया था वो साउंड से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था क्लास में, और साउंड की कैरेक्टरिस्टिक, साउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक, इसमें एक चीज़ जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, वो लाउडनेस पे, कैरेक्टरिस्टिक में हमने लाउडनेस बताया था, लाउडनेस क्या होता है। ठीक है, और तो लाउडनेस की जब बात करते हैं तो लाउडनेस की बात करने में एक चीज़ जरूर आता है कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, अकॉर्डिंग टू द WHO रिकमेंडेशन हाउ मच dB साउंड इज गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, या ह्यूमन ईयर्स पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि WHO अभी रिसेंट में बहुत हाईलाइट रहा, तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपको कि WHO, ये साइंस और टेक का नहीं लेकिन जीएस का पार्ट में जरूर पूछ सकता है, व्हाट इज द WHO कहाँ पे है, या WHO में रिसेंट एक्टिविटीज क्या हुई। अभी कोविड-19 को लेके WHO घेरे में था, यूएसए ने काफ़ी कुछ उसके ऊपर आरोप लगाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसमें नई नियुक्ति जो इंडिया से हुई उसके बारे में क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर WHO की बात की जाए, WHO इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लेकिन चूंकि रिलेटेड बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो लाउडनेस है उसके बारे में हम बात करेंगे कि लाउडनेस जो होता है, वो लाउडनेस अगर कोई भी हमारा साउंड बज रहा है तो उस साउंड से जो लाउडनेस आ रही है, तो हम एक चीज़ बात करते हैं कि हमारे ईयर्स के लिए कितना WHO क्या रिकमेंड करता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि ये तो हम जानते हैं कि लाउडनेस जो मीजर होता है वो डेसिबल में होता है, जिसको हम dB लिखते हैं। तो सबसे पहली बात करें कि यहाँ पे जब WHO ने जो रिकमेंडेशन दिया, वो पहला है कि उसने कहा कि 45 dB तक की जो साउंड होती है, कितना, 45 dB तक, ये साउंड जो होता है ये गुड फॉर ह्यूमन होता है, गुड फॉर ह्यूमन होता है। मतलब ह्यूमन के लिए इतना अगर आप साउंड की लाउडनेस है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इसके आगे बढ़े तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि अगर ये 75 dB तक है, मैक्सिमम 75 dB तक है, तो ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस होगा। ये क्या होगा, ह्यूमंस के लिए ये डेंजरस होगा। और अगर इसी को देखा जाए, डेंजरस जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ग्रीन जोन में हैं, फिर आप आ गए डेंजरस जोन में। ठीक, यहाँ मतलब इतनी साउंड आपको नहीं सुननी है। ठीक, फिर उसके बाद देता है कि 150 dB अगर साउंड आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया और लाउडनेस उसकी कितनी हो गई, 150 dB हो गई, तो ये केस क्या होता है, ये केस एबनॉर्मल केस होता है। कौन सा केस होगा, एबनॉर्मल केस होता है। और इस केस में आदमी, जो भी ह्यूमन बॉडी है, वो एक तरीके से पागल हो जाएगा, मैड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा कि 45 dB गुड फॉर ह्यूमंस, 75 dB डेंजरस होता है, 150 dB। ठीक, तो ये चीज़ें बात हुई कि अगर आपके साउंड में कभी इससे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोज के बारे में हमको जानना है। कभी कभी इकोज से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो लाउड, अब हम बात क्या करेंगे, इको की बात करेंगे कि इको क्या होता है। इको, तो इको की जब भी बात करेंगे हम, तो इको क्या होता है कि जब आप कहीं खाली हॉल में हो तो आप ये देखते होंगे कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं या कोई भी आदमी बोल रहा है, आपके बगल से बोल रहा है, दो ही लोग हैं कमरे में, तो एक तो ये होता है कि जो वो आवाज़ बोल रहा है वो भी सुनाई पड़ती है आपको, और दूसरी एक रिफ्लेक्टेड आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। रिफ्लेक्टेड मतलब अगर आप समझिए कि ये दीवार है, कोई बोल रहा है, तो इस दीवार से हो सकता है कि पहली आवाज़ जा रही हो, फिर यही रिफ्लेक्ट होके आ रही हो,
तो अगर दोनों आवाजें सुनाई पड़ रही हो, इसको हम इंसिडेंट कहते हैं। जो आवाज डायरेक्टली सुनाई पड़ती है, ये अगर वापस रिटर्न बैक आके आ रही है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों हमको सुनाई पड़ती है तो वो हमको क्या बोला जाता है कि वो हमारा इकोज है, ठीक है। और वो एक तरीके से अनवांटेड वेव्स होती हैं जो हम नहीं पसंद करते हैं। इकोज कभी पसंद करेंगे जो चीजें हमें सुनाई नहीं पड़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है अगर वेव्स में, ठीक है। तो इकोज के बारे में जैसे आप करें कि किसी भी साउंड का एयर में जो वेलोसिटी होती है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब अगर ये एयर में वेलोसिटी होती है तो ये वेलोसिटी जो है, अब आप बात करें कि इकोज को अवॉइड करने के लिए कितनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, कितना डिस्टेंस अगर है, हाउ मच डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द इकोज। अगर इकोज पूछा गया तो डिस्टेंस आपको जो लिखना होगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 17 मीटर की डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होगी इकोज को दूर करने के लिए, मतलब अवॉइड करने के लिए। कहीं कहीं ये आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि 17.2 मीटर या आपको मिल सकता है 16.8 मीटर। ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट कैलकुलेशन के साथ दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 17 मांगेंगे। जब भी क्वेश्चन आता है तो वो तीनों में एक ही चीज ऑप्शन करेक्ट में दिया रहेगा, बाकी के ऑप्शंस अलग रहते हैं। तो आप क्लियरली समझिए। और भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है इकोज को अवॉइड करने के लिए, तो टाइम में आपको 0.1 सेकेंड आपको दिया होगा, ठीक है। इट मीन्स कि अगर इकोज को आपको अवॉइड करना है तो डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होती है 17 मीटर की और टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड के बाद अगर आवाज़ आ रही है तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी और वो इकोज में नहीं आएंगी और क्लियरली आपको सुनाई पड़ेगी। तो ये चीज़ें हम क्लियर हैं। और इकोज से कभी कभी एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है, इकोज का एप्लीकेशन क्या है, तो आप एप्लीकेशन में बता सकते हैं कि इकोज इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है, यानी डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आप चाहे कुएं का डेप्थ नाप रहे हो या आप समुद्र में कहीं पे भी डेप्थ नाप रहे हो, ये सब इकोज के द्वारा भी इकोज सिग्नल भेज के हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैंडिंग वेव की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है। क्योंकि देखिए स्टैंडिंग वेव का मतलब सिंपल सा है कि अगर सुप्रीम पोजीशन ऑफ वेव हो, कोई एक ऐसी वेव आपको दिया जाए, एक ऐसी साउंड वेव दिया जाए कि वो अगर आप सपोज कीजिए, मैं आपको एक रस्सी आप ले लीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, एक रस्सी आप ये दीवार के सहारे बांध लीजिए और उस रस्सी को आप ऐसे ऐसे कीजिए, तो क्या होगा, वो वेव्स जनरेट होगी। हमने आपको बोला था कि वाइब्रेशन जैसे ही होगा वेव्स जनरेट होंगी, ठीक। आप अगर वाइब्रेशन कर रहे हैं तो वेव्स जनरेट होगी। लेकिन अगर हम बात चूंकि किसकी कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव की, तो स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव भी कहा जाता है। स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव भी कहा जाता है। स्टेशनरी वेव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी वेव्स होती हैं, ये ऐसी वेव्स होती हैं, अभी आपको क्लियर लगेगा, ये एनर्जी वेव्स क्या होती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, बट स्टैंडिंग वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक। अभी आपको थोड़ा देर बाद क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती तो वो एक तरह की वेव भी नहीं है, ठीक। लेकिन स्टिल ये साउंड जो है स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। और हम इसका देखिए, अगर आप मानिए कि कोई भी एक वेव है जो इंसिडेंट वेव है और वो इंसिडेंट वेव ऐसे जा रही है, ठीक, दूसरी एक वेव है जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, जब भी स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे
तो जो भी वेव जाएगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, यानी सेम एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा, सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पहला इधर डायरेक्शन में है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आया कि ये इंसिडेंट वेव होगी, ये क्या वेव होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड, जिसका कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों जो है सेम होगा। अब अगर इस बात करें इसका, तो इसको अगर बोलते हैं कि इंसिडेंट वेव है और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर सम होता है, यानी वाई नेट की बात करें अगर, तो वाई नेट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट वेव प्लस रिजल्टेंट वेव। ठीक है, इंसिडेंट वेव और रिजल्टेंट वेव का ये क्या होता है, सम होता है। ठीक, इक्वेशन भी कभी कभी आ जाता है, इक्वेशन से आपको चूंकि इतना नहीं है कि आप इक्वेशन से सारी वेव्स को निकालो, नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। कभी पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट आप बता सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. अगर इसका आपको इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि इंसिडेंट को लिख सकते हैं, ये क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है तो ये हो जाएगा प्लस ए साइन, ठीक, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, इसका अगर लिखना चाहें तो वाई आर इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं कि माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, तो इक्वेशन लिख सकते हैं आप। और अगर स्टैंडिंग वेव को डिफाइन जब आप करने जाएंगे तो आपने मान लिया कि ये वेव ले लिया और ये वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। ठीक, आप ट्रेवल कर रही, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक, इसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पे जब ये आप अगर t इज इक्वल टू 0 टाइम, अगर इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं स्टैंडिंग वेव समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैंडिंग वेव क्यों स्टेशनरी होता है। तो आपको मैं मानता हूँ कि ये इक्वेशन अगर रिजल्टेंट इक्वेशन वाई नेट जो आएगा, अगर वाई नेट से देखें तो t इज इक्वल टू 0 पे ये इस टाइप का फिगर आएगा, लेकिन अगर t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे बढ़ें तो आपका ये फिगर बिल्कुल ये 0 हो जाएगा। यानी जो वेव्स आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको पहली नज़र में जो वेव दिखेगा, ठीक, वो वेव ऐसा दिखेगा। कुछ टाइम बाद अगर आप फिर से उसका देख रहे हैं उसी वेव को, मान लीजिए कि ये t इज इक्वल टू पाई बाई 4 टाइम पे देख रहे हैं, तो ये वेव ऐसे ही दिखेगी। इसमें क्या होते हैं, ये स्टेशनरी नोड्स होते हैं। ये नोड जो होते हैं ये कभी इधर से उधर होते ही नहीं हैं। अगर इधर से उधर नहीं हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं हो रही। हमने क्लियरली बताया था वेव्स में कि एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी, जैसे आप पत्थर मारते हैं तो वो क्या होता था कि हमने ईंट का एग्जांपल दिया था कि ईंट जो है इस पे आप पुश करेंगे तो दूसरे ईंट्स जो होंगे ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, इस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अगर ये स्टेशनरी हैं, ठीक, ये स्टेशनरी हैं, तो यहाँ पे भी ये दिख रहे हैं कि ये अपने पोजीशन को कभी चेंज नहीं करते, ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते। बल्कि यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे जो भी कण होंगे, ठीक, वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन को मैक्सिमम यहाँ तक ले जाएंगे। और यही कुछ देर बाद अगर बात करें तो इसी सिग्नल को क्या होगा, ये सिग्नल इस तरीके से बनेगा कि ये निगेटिव, ये आपका ऐसा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये पॉजिटिव का है, ये आपका देखिए 0 हो गया इस टाइम ये निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम। यानी कि ये कण जो है ये ट्रैवल कहाँ तक कर सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा।
इसका मतलब देखिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, नोड। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, इनको हम बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है, जो स्टेशनरी पॉइंट है, जो अपने आप को हिलने भी नहीं दे रहे हैं, वो जमे हुए हैं, वो उनको हम बोलेंगे नोड। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। तो एक एंटी नोड यहाँ होगा, एक एंटी नोड यहाँ होगा, ये भी आपका एंटी नोड होगा, ये भी आपका एंटी नोड होगा। और ध्यान दीजिए कि ये क्या कर रहा है, ये सिंपल SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ देखें तो ये यहाँ नीचे है, यहाँ से ये ऊपर तक आएगा। जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सब क्या है, यहाँ जो पार्टिकल होगा वो यहाँ तक आएगा, और यहाँ जो पार्टिकल होगा वो यहाँ तक आएगा। यानी पार्टिकल का मूवमेंट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ये केवल अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो अप एंड डाउन का मतलब क्या है, ये स्टेशनरी है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये आइदर स्टैंडिंग बोलते हैं या स्टेशनरी बोलो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो नोड्स हैं वो अपने आप में स्टेशनरी, वो हिल भी नहीं रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज पूछा जाता है कि नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होती है। तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो होती है λ/2। और एक नोड से एक एंटी नोड के बीच में, ये अगर एक एंटी नोड है, इसके बीच में आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होती है λ/4। ये क्या होगी, λ/4। तो आपको क्लियरली समझ में आया कि स्टैंडिंग वेव जो होता है वो एक तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए नहीं, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता, ये स्टेशनरी होता है। और इनके जो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होंगी, जो भी नोड्स होते हैं वो ऑल नोड्स आर स्टेशनरी। और जो मैक्सिमम टू मिनिमम जो ट्रेवल करते हैं पार्टिकल, उनको बोला जाता है एंटी नोड्स। वो एंटी नोड और नोड के बीच की अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो λ/4 होती है। अब अगर बात करें कि कोई भी स्टैंडिंग वेव जो है वो किसी स्ट्रिंग में है, अगर किस में है, किसी स्ट्रिंग में है, तो उसका हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है किसी भी स्टैंडिंग वेव की, और वो स्टैंडिंग वेव अगर स्ट्रिंग में है, तो आप लिखेंगे क्या, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की बात करें और केवल एक स्ट्रिंग लें, एक स्ट्रिंग मतलब अगर हमारा एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है, ठीक है, ये आपका नोड हो गया, ये आपका नोड है और ये दूसरा नोड है, ठीक है। अब इस नोड में, नोड लेने का मतलब ये आप समझिए कि अगर दो एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, इनके बीच में कोई रस्सी है, उसको अगर ऐसे हम तान के छोड़ दें तो मैक्सिमम कितना ट्रेवल करेगी, ऐसे जाएगी, नीचे इतना आएगी। तो वही एक स्ट्रिंग हो गई, एक ये स्ट्रिंग हो गई। अब अगर इसकी स्ट्रिंग की बात करें तो सबसे पहले इसके हम लेंथ की बात करते हैं कि इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, L = λ/2। इसका कितना लेंथ होगा, 1 स्ट्रिंग। हमने इसके पहले ही बताया कि दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, λ/2 होती है। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी = v/λ होती है। कितनी होगी, v/λ। सपोज करते हैं कि वो सेम कांस्टेंट स्पीड से चलती है, जो स्पीड v, इसकी स्पीड है क्या है, v स्पीड, या वेलोसिटी कह सकते हैं कि v वेलोसिटी है, ठीक। अब अगर इसकी एक स्ट्रिंग की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें और इसको हम मान लेते हैं f1 है, तो ये v/λ, और यहाँ से अगर हम λ निकालें तो λ क्या हो जाएगा, 2l। तो λ क्या हो गया, v/2l। यानी f1 जो है
इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, या इसी को हम बोलते हैं और फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक्स। अगर अब स्ट्रिंग की बात करें और स्ट्रिंग को हम डबल कर देते हैं, नोड अगर ले लेते हैं, यहाँ पे अगर नोड हम इस तरीके से ले लेते हैं और ये आपका है, तो अब लेंथ की बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2। तो ओवरऑल लेंथ की बात करें L इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा बाई 2। ठीक, अब यहाँ से अगर लेमडा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2L बाई 2। अब अगर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे F2 इज इक्वल टू, तो F2 इज इक्वल टू होता है V बाई लेमडा, ये हो जाएगा V, और लेमडा की वैल्यू क्या है 2L बाई 2, 2L बाई 2, 2 ऊपर चला गया तो ये हुआ 2V बाई 2L F2। अब V बाई 2L हमने क्या निकाला था, दैट वन इज इक्वल टू F1। इट मीन्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ F2 विल बी इक्वल टू 2 ऑफ F1। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी सेकेंड हार्मोनिक्स हुई, इसको क्या बोलेंगे, F2 विल बी सेकेंड हार्मोनिक्स। ये क्या हो जाएगी, सेकेंड हार्मोनिक्स। अब ये हुई सेकेंड हार्मोनिक्स। ओके, तो ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक ऐसा निकालेंगे, और यहाँ F2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यानी डबल स्ट्रिंग हुई तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की डबल हो जाएगी। अब अगर इसी को बात करें हम कि स्ट्रिंग अगर हम ले लें और स्ट्रिंग अब नोड बढ़ा दें, अगर हम क्या कर रहे हैं, नोड को अगर हम बढ़ा दें तो ये क्या होगा, एक नोड, दो नोड, इस तरीके से हो गई स्ट्रिंग आपकी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका लेमडा बाई 2, फिर ये हो गया लेमडा बाई 2, ये हो गया आपका लेमडा बाई 2। ठीक है, ओवरऑल अगर L की बात करें तो L इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। अब अगर लेमडा की बात यहाँ करें तो क्या हो जाएगा 2L बाई 3। अब आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है, F3 इज इक्वल टू पता है V बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई 2L बाई 3, 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू V बाई 2L। V बाई 2L इज नथिंग बट F1, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 3F1। इसका मतलब क्या है कि अगर ये हम F3 इज क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक्स। इसी तरीके से आपको अगर हार्मोनिक्स निकालना है तो आप nth हार्मोनिक्स तक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अगर ये स्ट्रिंग्स आपकी दी हुई है, आपको फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है, अगर आपसे हार्मोनिक्स पूछा जा रहा है कि फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो ये हार्मोनिक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों हार्मोनिक्स को, या अगर आपको nth हार्मोनिक्स तक भी कैलकुलेट करना है तो इजीली यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड। ओके, कभी कभी क्या आता है, 2 दे दिया गया होता है और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स टू थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, क्या आपको फाइंड आउट करना है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स टू थर्ड हार्मोनिक्स, तो आप जो F1 होगा F1 बाई F3 कर दीजिएगा, आपको हार्मोनिक्स आ जाएगा। या सेकेंड हार्मोनिक टू थर्ड हार्मोनिक्स लिखा जाएगा तो आप कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। जैसे आपको सेकेंड हार्मोनिक पूछा गया कि F2 बाई रेशियो ऑफ F3, तो F2 क्या है, F2 इज इक्वल टू 2F1 और F3 इज इक्वल टू 3F1। F1 F1 कैंसिल हो गया, 2 बाई 3, यानी जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ 2 to 3 का रेशियो। तो हमें कभी कभी फ्रिक्वेंसीज का या हार्मोनिक्स का रेशियो भी निकालने को पूछा जाता है क्वेश्चन में, का क्वेश्चन आए हुए भी हैं।
तो ये क्वेश्चन आप ऐसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, फंडामेंटली चेक करके और आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।